Welcome back to the Ankit's classroom. You all are here because every student deserves an easy learning. हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। आज का फर्स्ट टॉपिक है कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसने लास्ट पार्ट मिस कर दिया हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में हमने देखा था नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज, और अब हम देखने वाले हैं कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, यानी कि पर्टिकुलरली गुजरात का कल्चर हेरिटेज कैसा है, उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो गुजरात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे एक लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, जो एक आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। ठीक है, जो पहले पोर्ट हुआ करता था, सबसे टेक्निकल पोर्ट हमारे गुजरात में था। उसके अलावा हमारे यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, टेम्पल्स है, रिलीजियस प्लेसेस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर गुजरात को एक ग्लोरियस शो किया जाता है। उसमें से पर्टिकुलर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद को आप सबको पता ही होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है, जो कहाँ पर आया हुआ है, गुजरात में आया हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। तो लेजेंडरी कल्चर और आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस, यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली थी कि यहाँ पर एक टाउन था पूरा, यहाँ पे एक फोर्ट था, ये सारी चीजें एक लेजेंडरी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रिसर्च करने आए हुए हैं देश विदेश से, और कल्चरल इंपोर्टेंस ठहराने वाली जगह है। सबसे पहले आता है लोथल। लोथल जो धोलका तालुका के अंदर आता है। उसके बाद आता है रंगपुर, जो लिमड़ी तालुका के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद आता है धोलावीरा, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद आता है रोजादेव श्रीनाथगढ़, जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये सारी चीजें हमारे आर्कियोलॉजिकल कल्चरल लेजेंडरी पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा अच्छी मानी हुई होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस है, बट यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, ऐसी जगह जहाँ पर हमारा धर्म स्थान है, जहाँ पर हमारे हिंदू के लिए, हिंदू मुस्लिम सब जैन बुद्धिस्ट हर इंसान के जो पिलग्रिमेज यानी कि धर्म स्थान है, वैसे तो पहला आता है विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर का विक्ट्री टावर। फिर आता है स्टोन इंक्रिप्शन ऑफ किंग अशोका जूनागढ़, यानी जूनागढ़ में स्टोन इंक्रिप्शन जो अशोका का है वो। उसके बाद आता है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा का सूर्य मंदिर। उसके बाद आता है गेट ऑफ चंपानेर का एक गेट। उसके बाद आता है रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर का रुद्र महालय। मानसा लेक ऑफ विरामगाम का मानसा लेक। उसके बाद आता है जामा मस्जिद जो अहमदाबाद में है। उसके बाद झूलता मीनारा यानी कि शेकिंग मीनार है, वो भी अहमदाबाद में है। सिद्दी सैयद ग्रिल्स जो भी अहमदाबाद में है। उसके बाद आता है हरटी सिंह जैन टेंपल का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है, हरटी सिंह जैन टेंपल। उसके बाद आता है सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन का सहस्त्रलिंगा लेक। उसके बाद आता है राजमहल ऑफ बड़ोदरा का राजमहल। नेक्स्ट आता है टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान का टॉम्ब, और उसके अलावा भी अनेकों ऐसी जगहें जो हमारे पिलग्रिमेज बेस से बहुत ही ज्यादा अच्छे से माना गया है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस इंपोर्टेंस, ऐसी जगह जहां पर हमारा रिलीजियस यानी कि फेथ वगैरह बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आता है द्वारकाधीश टेंपल ऑफ द्वारका का द्वारकाधीश टेंपल जो 4 धाम में भी एक है। उसके बाद आता है शारदा पीठ ऑफ जगतगुरु शंकराचार्य जी का शारदा पीठ। उसके बाद सोमनाथ टेंपल। उसके बाद आता है सोमनाथ टेंपल जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भी है। उसके बाद आता है नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अंबाजी मां जगदंबे का मंदिर, जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात के नॉर्थ के हिस्से में सिचुएटेड है। उसके बाद मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के बहुचराजी मंदिर, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में जो बहुचराजी का मंदिर है वो। उसके बाद आता है रणछोड़राय टेंपल डाकोर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में डाकोर जो रणछोड़राय जी का टेंपल है, यानी कि कृष्ण भगवान जी का टेंपल है, ये भी हमारे रिलीजियस इंपोर्टेंस में आता है। उसके अलावा शामराजी टेंपल जो अरावली डिस्ट्रिक्ट में आता है, अरावली डिस्ट्रिक्ट में जो शामराजी टेंपल आता है, ये सारी चीजें एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्लेस गुजरात के अंदर है। उसके बाद आता है वेल नोन टूरिस्ट प्लेस, ऐसी जगह जो कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो उसमें से सबसे पहले आता है विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट का पोलो फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको नेचुरल सीन्स के साथ एक इंटरेक्ट करने को मिलेगा। नेचरफुल जगह है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस। उसके बाद आता है अहमदाबाद के काइट फेस्टिवल जो हर उत्तरायण के टाइम पर होता है, मकर संक्रांति के टाइम पर होता है। उसके बाद आता है काकरिया कार्निवल 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, यानी कि साल के आखिरी 5 दिन में ऑर्गेनाइज होता है। काकरिया लेक जो है वहां पर ये सिचुएटेड होता है। उसके बाद आता है तानारीरी फेस्ट, ठीक है, तानारीरी फेस्टिवल जो वडनगर में होता है, ये भी एक बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद है रणोत्सव इन कच्छ,
सबसे ज्यादा फेमस पूरी दुनिया में जो है वो है कच्छ का रणोत्सव, जो विंटर्स में शुरू होता है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है इसके अलावा भी जो हमारे टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद आते हैं ऐसी जगह जो जैन एंड बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो गुजरात के अंदर जैन और बुद्धिस्ट केव्स बहुत सारे देखने को मिलती है, जैन और बुद्धिस्ट मंदिर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हमारे कल्चर हेरिटेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखने जाएंगे वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामळाजी एक्सेट्रा जगहों पर कहीं ना कहीं हमें जैन और बुद्धिस्ट की मंदिर, केव्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। हमारे गुजरात के अंदर ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज लाने की एक ऐसा हेरिटेज जो किसी ने भी दिया हो, बट हमने उसको संभाल के रखा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंडियाज लैंड एंड पीपल, यानी इंडिया के अंदर कैसे कैसे लोग यहाँ पर आए, जो यही के हो गए, कौन से ट्राइब्स आई थी जो इंडिया में सेटल आउट हो गई, और कैसे इतने सारे वेरिएशंस, इतने सारे अलग अलग ट्राइब्स के लोग हमको देखने को मिलते हैं। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथर्न अफ्रीका। ऐसा बोला जाता है कि इंसानों का सबसे पहला एग्जिस्टेंस या कहीं ना कहीं शुरुआत जो थी वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से हुई थी, जहां पर लोग देखने को मिले थे। बहुत सारे ट्राइब्स, फॉरेन के ट्राइब्स जो इंडिया पर आ गई और हमेशा के लिए यहीं पर रह गई, यहीं पे सेटल आउट हो गई, कभी इंडिया छोड़ के गई नहीं, और हजारों साल के बाद वो एज ए इंडियन ही पहचान में आती है। ड्रेविडियंस मोस्ट एशियन, ऐसा बोला जाता है कि ड्रेविडियंस जो थे वो सबसे एशियंट माने जाते हैं, जो अभी प्रेजेंट इंडिया में जो साउथ इंडिया का कल्चर है। अभी ड्रेविडियंस के बारे में हम लोग इन डिटेल भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं ड्रेविडियंस यानी कि जो साउथ के अंदर लोग रहते हैं वो ड्रेविडियन बोला जाता है। वो इकलौती ऐसी कास्ट है जो बहुत पहले आई हुई है और अभी भी है। बाकी सारी जो अदर ट्राइब्स है वो कहीं ना कहीं जा चुकी है, यहाँ बहुत स्मॉल अमाउंट में इंडिया में देखने को मिलती है। ड्रेविडियंस के अलावा और 6 तरह की ट्राइब्स आई थी। कौन कौन सी? तो सबसे पहले आई थी नेग्रिटोस, यानी कि जिसको हब्सी पीपल भी बोला जाता है। सम हिस्टोरियंस बिलीव नेग्रिटोस और नेग्रोस, नेग्रिटोस को नेग्रिटोस भी बोला जाता है और नेग्रोस भी बोला जाता है। द मोस्ट एशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे पुराने जो हैबिटेट में आते हैं वो होते हैं हब्सी पीपल यानी कि नेग्रिटोस लोग। केम फ्रॉम अफ्रीका विया बलूचिस्तान, जो हब्सी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से आए थे। वो लोग पहले अफ्रीका से निकले, फिर बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान से वो कहीं ना कहीं इंडिया तक पहुंचे थे। ब्लैक कलर, कर्ली हेयर्स, 4 to 5 फीट हाइट। उनका अगर हम लोग देखने जाए फिजिकल फीचर्स तो वो थोड़ा ब्लैक कलर के लोग थे, ठीक है, मतलब उनका जो रंग था वो कहीं ना कहीं ब्लैक था। कर्ली हेयर्स उनके देखने को मिलते थे, और उनकी फिजिकल हाइट की बात करें तो 4 to 5 फीट की उनकी हाइट होती थी। नेग्रिटोस के बारे में देख रहे हैं तो नेग्रिटोस जो थे उनको नेग्रोस भी बोला जाता है। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि सबसे पुरानी जो पर्टिकुलर इनहेबिटेंट है इंडिया की वो हब्सी लोगों की है। अफ्रीका से आए थे, पन अफ्रीका फिर बलूचिस्तान फिर इंडिया पहुंचे थे। ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कर्ली हेयर्स देखने को मिलेंगे, 4 to 5 फीट इनकी हाइट देखने को मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड आते हैं वो है ऑस्ट्रोइड्स यानी कि निषाद पीपल, ठीक है। कम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, ये कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया से आए थे इंडिया में। ब्लैक स्किन, इनका अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इनकी जो स्किन का कलर था वो ब्लैक था। ब्रॉड हेड यानी कि इनका जो हेड था वो कहीं ना कहीं ब्रॉड था। फ्लैट नोज यानी इनके जो नोज थे वो कहीं ना कहीं फ्लैट थे। उसके बाद शॉर्ट इन हाइट, और ये लोग हाइट में छोटे थे। उसके अलावा भी इनके और भी फिजिकल फीचर्स थे, बट हमको इतने बताए। आर्यन केम लेटर, कॉल देम निषाद। आर्यंस जो ट्राइब आई उन्होंने निषाद नाम इनको दिया था। आर्यन वो भी हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट ट्राइब में। उसके बाद कोल, मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम, ट्राइब्स ऑफ निकोबार, ट्राइब्स ऑफ म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू ऑस्ट्रोइड, यानी कि ये जो कोल ट्राइब है, मुंडा ट्राइब है, खासी ट्राइब्स है आसाम की, उसके अलावा जो ट्राइब्स ऑफ म्यांमार है या ट्राइब्स ऑफ निकोबार है, उनकी सिमिलरिटी कहीं ना कहीं निषाद पीपल यानी ऑस्ट्रोइड पीपल से मैच होती है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये लोग जो निषाद लोग आए थे इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर में, उनके सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट किया है, अपना खुद का कंट्रीब्यूशन दिया है, और उन्होंने लोगों को नई चीजें सिखाई है। ये लोग क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने शुरू किया था। कॉटन के कपड़े भी बनाते थे। उसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारी अलग अलग स्किल्स देखने को मिलती थी। रिलीजियस बिलीव टू, जो निषाद लोग थे वो कहीं ना कहीं रिलीजियस पे भी बिलीव करते थे, वो कहीं ना कहीं धर्म, भगवान, ये सारी चीजों पे मानते थे और उसको फॉलो भी करते थे। नेक्स्ट जो है वो है ड्रेविडियंस। ड्रेविडियंस जिसको बोला जाता है मोस्ट एशियन पीपल। देखते हैं कैसे।
क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो एंड डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन आर्ट कल्चर। कहीं ना कहीं सिंधु वैली सिविलाइजेशन के पीछे भी इनका हाथ है, मोहनजोदारो जो हुआ था उसके पीछे भी इनका ही हाथ है, और स्टोन आर्ट जो डेवलप हुआ था वो भी इन्होंने ही डेवलप किया था। ये डायरेक्ट कंट्रोल इन्होंने ही किया हुआ है। ट्राइब्स केम फ्रॉम नॉर्थ, सर्वाइव फ्रॉम लैंग्वेज एंड कल्चर फीचर। अब ये लोग नॉर्थ से कहीं ना कहीं ये ट्राइब्स आई थी जिन्होंने अपने कल्चर की वजह से बहुत सर्वाइव किया था। कैसे? आप कभी भी घूमने गए होंगे साउथ इंडिया साइड, साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं होती है, मतलब कि हम उसको समझना चाहे तो भी हम समझ नहीं सकते। अगर आप दूसरी मराठी ले लो, पंजाबी ले लो, मारवाड़ी, गुजराती, ऐसी लैंग्वेज है जो आपको नहीं आती बट स्टिल आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल सकती है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज के अंदर वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब ये ट्राइब्स आई तब इनको लैंग्वेज की वजह से बहुत सर्वाइव करना पड़ा था, लेटर नोन एज द्रविडियन, और बाद में इनको थोड़ा बहुत डिकोड करने के बाद लोगों ने इनको नाम द्रविडियंस दिया। गिव कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेसेस एंड फादर एज गॉड। हमारे यहाँ पर माता को जो गॉड मतलब कि मदर है उसको माँ मानने का यानी गॉडेस मानने का, और जो फादर है उनको भगवान मानने का, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कहीं ना कहीं द्रविडियंस ने ही दिया है। उसके बाद से ही शिव भगवान जो है उनको एज अ फादर और माँ पार्वती को एज अ मदर देखने का लोगों ने शुरू किया और मानना भी शुरू किया। वर्शिप नेचर यानी कि हमारे यहाँ पर पहाड़ों को, नदियों को पूजना, सारे नेचुरल एलिमेंट्स को पूजना, पेड़ को पूजना, ये सारा जो नेचर को पूजने का कॉन्सेप्ट है ये भी हमको द्रविडियंस ने ही दिया है। धूप, दीप, आरती एक्सेट्रा, हमारे यहाँ पर जो अगरबत्ती करके जो पूजा करने का पार्ट है, दिया करके जो पूजा करने का कॉन्सेप्ट है, आरती करने का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें द्रविडियंस ने ही हमको सिखाई है। एक्सेप्टेड बाय दी आर्यंस। अब आर्यन जो ट्राइब आई थी, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। आर्यंस जो थे वो कहीं ना कहीं द्रविडियंस से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होते हैं, उनको द्रविडियंस के कल्चर अच्छे लगे थे, ये धूप, दीप, आरती वगैरह यूज करना, या फिर उनका जो नेचर को पूजने का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आर्यंस को बहुत अच्छी लगी थी, और इसीलिए आर्यंस और द्रविडियन के बीच में इंटरकास्ट मैरिज होना भी शुरू हो चुका था, यानी कि दोनों ट्राइब्स अपने आपस में शादी वगैरह करवाती थी। आर्यंस इन नॉर्थ दे शिफ्टेड टू साउथ। कहीं ना कहीं आर्यंस का डोमिनेंट पावर था इंडिया के नॉर्थन हिस्से में, इसीलिए द्रविडियंस को धीरे धीरे साउथ के तरफ शिफ्ट होना पड़ा। और आज हम देखते ही है कि जितने भी द्रविडियंस कास्ट है वो हमको हमारे साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट, बिल्डिंग ऑफ बोट, विंग्स, पिंग, डाइनिंग एक्सेट्रा। हमारे यहाँ पर ये जो द्रविडियंस लोग थे इन्होंने कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया था, ठीक है। लकड़े से बोट बनाना, घर बनाना, ये कॉन्सेप्ट भी द्रविडियंस ने दिया। अगर आप केरला वगैरह घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा कि लकड़े की बोट्स जिसके ऊपर पूरा का पूरा हाउस बना हुआ है, ये सारी चीजें आज भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बुनना यानी कि वेइंग करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना यानी कि कपड़ों के अंदर कलर्स वगैरह करना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमको द्रविडियन ने ही सिखाए हुए हैं। आज जो हम लोग लैंग्वेज देखते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एक्सेट्रा, ये सारी लैंग्वेज जो हम देखते हैं ये कहीं ना कहीं द्रविडियन ही है। द्रविडियन कास्ट जो आज भी हमारे यहाँ पर एज अ साउथ इंडिया पहचानी जाती है। उसके बाद आता है मोंगोलॉइड। अलग एक्सेट्रा फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। हम लोग बेसिकली एज ए इंडियन, जिसको हम चीनी टाइप लोग बोलते हैं, जब हमको इंडिया में कोई दिखता है तो वो जो पर्टिकुलर ट्राइब है वो मोंगोलॉइड ट्राइब है। इनके येलो कॉम्प्लेक्शन यानी कि येलो कलर का जो फेस पे टच आता था, इसकी वजह से इनको कीरट भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर ट्राइब देखें तो अल्पाइन, डेनमार्क एंड आर्मेनॉइड। ये जो तीनों ट्राइब्स है ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से सिमिलर ट्राइब्स है। तीनों ही हमारे यहाँ पर सेंट्रल एशिया से आई थी, सेंट्रल एशिया से तीनों ट्राइब्स आई थी, तीनों के अंदर सेम ही सिमिलरिटी देखने को मिलती है और वो इंडिया में सेटल आउट हो गई थी। कहीं ना कहीं गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा के अंदर जो लोग देखने को मिलते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ये तीन ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं।
हर कोई बिलोंग नहीं करता, बट वो 3 ट्राइब के लोग हमारे यहाँ पे इन स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। लास्ट जो हम ट्राइब देखने वाले हैं वो है आर्यंस, क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ पर आर्यन सिविलाइजेशन को क्रिएट करने के पीछे आर्यंस का अर्थ है हिंदू। हिंदू वेयर कॉल्ड आर्यंस, हिंदूज जो लोग हैं उनको आर्यन बोला जाता है। डेंसली आर्यन पॉपुलेटेड नोन एज आर्यवर्ता, ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आर्यन लोग देखने को मिलते थे, यानी कि हिंदू लोग देखने को मिलते थे, उस जगह को आर्यवर्ता भी बोला जाता था। कहीं ना कहीं यही से मतलब कि आर्यन जो कास्ट है वही हिंदूज का ओरिजिनेट माना जाता है। 7 रिवर्स नोन एज सप्त सिंधु, और आपने सुना ही होगा कि जहां पर 7 नदियों का समूह होता है उस पॉपुलेशन नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड अप टू बिहार। जो सबसे पहले आर्यन कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में डेवलप्ड हुई थी, जो डेवलप्ड होते होते बिहार तक आ गई थी, और साउथ में विंध्याचल तक वो लोग पहुंच चुके थे। यानी कि आर्यन पॉपुलेशन नॉर्थ वेस्ट से शुरू हुई थी अप टू बिहार, यानी कि बिहार तक एक्सटेंड हुई थी। नीचे अगर साउथ में देखें तो विंध्याचल तक वो कहीं ना कहीं स्प्रेड हुई थी। एडवांस देन अदर ट्राइब्स, अगर बाकी सारी ट्राइब्स के साथ अगर आप आर्यंस को कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा एडवांस थे, थोड़े ज्यादा समझदार थे उस टाइम पे। उस टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट कर रहे थे, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर स्प्रेड भी किया था। वास्ट लैंड नोन एज भारतवर्ष, भारत खंड, भारत भूमि आफ्टर द नेम ऑफ किंग आर्य भारत और भारत कुल ट्राइब, यानी कि सबसे पहले जो आर्यंस के किंग थे आर्य भारत, उनके बाद टोटल इंडिया को या फिर टोटल अगर बोले आर्यन कम्युनिटी को भारतवर्ष, भारत खंड, भारत भूमि या भारत कुल ट्राइब, ये सारे नामों से भी पूरी दुनिया में और टोटली इंडिया में जाना जाता था। उसके बाद नेचर लवर की बात करें तो आर्यंस जो थे वो सबसे ज्यादा नेचर लवर थे। पहाड़ों को पूजना, सन की पूजा करना, मून की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, बारिश की पूजा करना, यानी कि टोटली अपने आप को नेचर के समर्पित कर देना, ये सारे कॉन्सेप्ट आर्यंस ने डेवलप किए, यानी कि हिंदू ने डेवलप किए है। रिचर्स टाइम्स फॉर प्रेयर, प्रेयर करने के लिए अलग अलग तरह की पोएम्स बनाना, प्रेयर गाना, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से भजन करना, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आर्यंस ने ही डेवलप किए हैं। उसके बाद रिलीजियस सेरेमनीज लाइक परफॉर्मिंग यज्ञ, वेदास एक्सेट्रा, हमारे यहाँ पे जो आज भी हम लोग हवन करते हैं, कथा करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आर्यंस ने ही शुरू किए थे, यानी कि कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी यहाँ से डेवलप हुई थी। और आज भी हमारे यहाँ पे इंडिया में मेजोरिटी जो कम्युनिटी देखने को मिलती है वो कौन सी है? हिंदू कम्युनिटी। यानी कि आर्यंस जो थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा ओरिजिनेट करते हैं इंडिया से, उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा वास्ट एरिया में फैलाया था। बट सबसे मेन अगर बात करें, यहाँ पर अनेकों ट्राइब्स यहाँ पर आए। आपने देखा कि कहीं ना कहीं हब्सी पीपल से शुरू हुआ था, उसके बाद अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पर आई, बट लास्ट में आज हम लोग ये इनको कोई ट्राइब से नहीं जानते। आज हम ये नहीं बोलेंगे ये हिंदू है, ये आर्यन है, ये साउथ इंडियन है। आज हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये साउथ वाला है तो ये द्रविडियन है, नहीं, हम सब एज अ इंडियन पहचाना जाते हैं। आज हम सब एज अ इंडियन ही रहते हैं, और यही इंडिया का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इतनी सारी ट्राइब्स यहाँ पर आई, यही की हो गई, यहाँ पर डेवलप हुई, बट आज भी उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, सबको एज अ इंडियन ही बोला जाता है। अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। इतने अच्छे हेरिटेज जो हमने बनाया भी नहीं है, जो हमको कहीं ना कहीं हमारे फॉरफादर से या फिर नेचर से मिला हुआ है, उसको हम लोग खराब कर दे तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए हमारे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A उसके अंदर 6, 7 और 9 नंबर पर भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताई है कि एज ए इंडियन सिटीजन हमें पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना होगा, हमें हमारे हेरिटेज को बचाना होगा, हमें हमारे हेरिटेज को रिस्पेक्ट देनी होगी। जिसमें पहला है अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्व इट। हमको हमारे कल्चर की जो ग्लोरियस है वो हमको समझना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं या आप कोई नेचुरल या कल्चरल हेरिटेज पे जाते हैं, आप बाहर जाके कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जो उसके लिए सही नहीं है। जैसे कि हमने बहुत सारी जगह पर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो फोर्ट वगैरह होते हैं या जो किले वगैरह होते हैं, वहां जाके लोग क्या करते हैं, पत्थर से या तो हार्ट शेप बनाएंगे या फिर अपने नाम लिखेंगे। वाई, क्या जरूरत है? ये सारी चीजें क्या करती है, आप वहां से वो सभी लिख के चले गए, आप 10 साल बाद आके देख के खुश होंगे कि हाँ मेरा नाम आज भी है, बट वो उसकी जो ग्लोरियसनेस थी वो जो उसकी डल कर दी ना। आज कोई फॉरेनर अगर आता है तो वो यहाँ पे देख के क्या बोलेगा कि ये इंडिया में ऐसा कैसा हुआ है,
इतने सारे आप कहीं पर भी चले जाओ, टेम्पल्स वगैरह में देखते होंगे या फोर्ट्स वगैरह में देखते होंगे या ऐसी बहुत सारी अलग अलग हेरिटेज की जगह पर देखते होंगे जहां पर लोग जाके उसको सिर्फ बिगाड़ते। ये नहीं करना चाहिए। या तो फिर जाते हैं फोटोज खींच के आ जाते हैं, नहीं, अगर आप वहां जा रहे हो फोटोज क्लिक करो पर उसकी हिस्ट्री भी देखो, समझो कि आप जो जगह पर गए हो वो क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही कोई भी चीज को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। सेकंड अगर बात करते हैं, मेंटेन नेचर क्लीन, शो कंपेंशन टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। हमने देखा कि अगर नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो हर चीज में नेचर सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। हम कहीं पर भी अगर घूमने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां जाके सारी चीजें बिगाड़े। आज मैं अगर पहाड़ों में गया हूँ तो पहाड़ों में हमारा काम है वहां से वो नेचर को एंजॉय करना, ना कि फूड पैकेट्स खा के वहीं पर फेंक के आ जाना, या फिर आप कुछ सामान लेके गए हो वो कचरा है तो वहीं पर छोड़ के चले जाना। एज अ माउंटेन वहां पर डेली सफाई नहीं होगी, वो वहां पर जो घूमने गया है, जो टूरिस्ट एक्टिविटी हो रही है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बिगाड़े नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जैसी चीज आप वहां पे छोड़ के आते हो, फिर वहां पे वाइल्ड लाइफ, मतलब आप वहां से चले जाओगे पर जो वहां के जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो वही चीज खाएंगे, वहां बीमार पड़ेंगे या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल हेरिटेज को, वाइल्ड लाइफ को, ये सारी चीजों को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि हमने यही चैप्टर में आगे देखा कि नेचुरल हेरिटेज पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फॉलो नॉन वायलेंस। हमें जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हो गई, गार्डन हो गए, रोड हो गए, ऐसी जगह पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वहां पर कोई भी झगड़ा नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, हमें नॉन वायलेंस को सिलेक्ट करना है। अगर कुछ होता भी है तो बातचीत करके मैटर सॉल्व करना चाहिए, ना कि झगड़ा करना चाहिए, प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करने पर सजा भी मिल सकती है। यहीं पे ये चैप्टर का कंक्लूजन ऐसा ही है कि हेरिटेज ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत ग्लोरियस है। पूरी दुनिया इंडिया को उसके हेरिटेज के लिए पहचानती है, फिर चाहे वो कल्चर हेरिटेज हो या नेचुरल हेरिटेज हो। हमारे पास जम्मू कश्मीर जैसी जगह है जिसको हेवन ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, हमारे पास साउथ इंडिया भी है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी अलग अलग जगह है जहां पर पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। कल्चर हेरिटेज की बात करें तो भी हमारे पास ऐसे टेम्पल्स है, मस्जिद है, जैन टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, फोर्ट्स है, गेट्स है, स्टेपवेल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से बहुत सारी चीजें जो पूरी देश दुनिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर रिसर्च करने आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, टूरिज्म घूमने आते हैं। तो हमें हमारे ऐसे ग्लोरियस देश पे प्राउड होना चाहिए और उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए। यही हमारी एज ए इंडियन सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।